हेलो एवरीबॉडी। आज बेटा इस लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने जा रही हूं। एक बहुत बड़ी हेल्प आपकी जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। मतलब मैं आपको गारंटी दे रही हूं इस बात की आज कि आज का लेक्चर अगर आपने सीख लिया, इसको अपने दिमाग में बिठा लिया और अगर इसको आपने एज इट इज फॉलो कर लिया प्रैक्टिस कर करके, तो आप दूसरे बच्चों से कहीं आगे निकल सकते हो, विद द कंडीशन कि आपने जो एग्जाम में आंसर लिखा है उसका कंटेंट ठीक होना चाहिए। दो बच्चे होते हैं, एक जिसका कंटेंट ठीक है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, एक जिसका कंटेंट बहुत बढ़िया है लेकिन प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। यू अंडरस्टैंड? तो मार्क्स किसके ज्यादा आएंगे? मार्क्स उसके ज्यादा आएंगे जिसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि प्रेजेंटेशन के जरिए आप दिखाते हो सर देखो मैं आपको दिखाता हूं मैंने कहां पे क्या लिखा है। सर आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आप बस मुझे पढ़ो सर, ऊपर ऊपर से देखो पेपर को, आपको पता चल जाएगा मैंने कहां पे क्या लिखा है और वैसे ही मार्क्स दे दोगे आप। क्योंकि जो पेपर चेकर होता है उसका तो डीप नॉलेज होता है, तो वो तो आपके कुछ खास शब्द भी अगर देख लेंगे तो आपको मार्क्स दे देंगे। आपकी लैंग्वेज के लिए उन्हें पूरा आंसर नहीं पढ़ना पड़ता, उनको कुछ वर्ड्स दिखा दो तो वो समझ जाते हैं अरे भाई ये तो हमारा बुक पढ़कर आया है, हमारे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पढ़ा है, इसके तो मार्क्स बहुत अच्छे बनते हैं, या ये तो इतना सुलझा हुआ है इसको तो कोई मिस्टेक ही नहीं नजर आ रही है, इसकी प्रेजेंटेशन ऐसी है कि इसने कहां पे कैसे क्या समझाना चाहा है सब दिख रहा है, तो उसको हेडेक नहीं होगा आपका पेपर पढ़ने में। जब पेपर चेकर का माइंड कूल रहेगा आपका पेपर चेक करते हुए, तो पॉजिटिविटी आएगी उनके अंदर और वहां से वो आपको मार्क्स देना शुरू कर देंगे। ये गारंटी मैं दे रही हूं आपको। अपने बेशुमार स्टूडेंट्स पे ये सब मैं एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूं, एक लंबा जमाना हो गया पढ़ाते हुए, बहुत ज्यादा लंबा हो गया अब तो, और ये चीज मतलब मेरे स्टूडेंट्स भी मानते हैं और आप भी मानोगे, आप इसको करके देखो। आर यू गेटिंग? कुछ काफी सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे सिखाने हैं, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैंने पहले से इसको लेक्चर को बना लिया ताकि मुझे लिखने में समय ना लगे और आप फटाफट सब समझ जाओ। ओके, अब देखो फर्स्ट पॉइंट, काफी सारे पॉइंट्स हैं जो समझाने हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा मार्जिन ऑन बोथ द साइड्स। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट। इसलिए नहीं कि मैं बोल रही हूं, इसलिए कि जो भी एग्जामिनेशन आपके कोई भी इंस्टीट्यूट लेते हैं, ये उनकी भी गाइडलाइन आती है कि आपको दोनों साइड पे मार्जिन बनाना है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। इस साइड पे, राइट साइड पे आप देख रहे हैं मैंने बनाया है, लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी जो पेपर शीट मिलता है आपको एग्जाम में उसके ऊपर बना होता है, और राइट साइड पे आपको बनाना होता है। अब कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, मार्जिन बहुत ज्यादा बड़ा बना देते हैं। उतना बड़ा नहीं बनाना है कि आंसर बिल्कुल छोटा सा नजर आए, वो बड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा कि ये तो टाइम पास स्टूडेंट है, तो इसलिए मार्जिन छोटा सा बनाना है। मार्जिन क्यों बनाना है, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि आपके पेपर की एक सिमेट्री आ जाती है, लेफ्ट राइट और दोनों साइड पे बिल्कुल आप बीच में लिखोगे तो उससे सेम पैटर्न पे आपकी लिखावट आएगी, राइटिंग आएगी, तो उससे एक बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन आती है। नहीं तो क्या होता है अगर मार्जिन नहीं होता। और दूसरा कारण जो लॉजिकल रीजन है इंस्टीट्यूट्स का, कि जब आप बहुत सारे एक्स्ट्रा शीट्स लेते हो तो आप टैग बांधते हो कोने पे, तो उससे जब पेपर चेकर पलटते हैं पन्ना तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि कोने में वो आपने टैग लगाया हुआ तो उससे पढ़ा नहीं जा रहा, धागा जो बांध देते हैं हम तो उससे वो पढ़ा नहीं जा रहा। तो इस वजह से भी वो बोलते हैं कि आपको राइट साइड पे मार्जिन, दोनों साइड पे मार्जिन होना जरूरी है। बट इसका ये मतलब नहीं है यू मेक अ बिग मार्जिन, मेक अ स्मॉल मार्जिन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पॉइंट हैज टू बी देयर, जिसके बहुत सारे कारण है, एक कारण नहीं था, और मैंने हर चीज को एग्जाम्पलीफाई किया है। उसके बाद मैंने लिखा, अब जैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, डिस्कस नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इसी से निकलता है कि आपने आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 है, आप एग्जाम में क्वेश्चन तो लिखते नहीं हो, आंसर लिखते हो, तो आंसर आपको इस तरीके से बीच में लिखना है। देख रहे हैं आप, आंसर 5 ऐसे बीच में लिखना है, बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर्स और नंबर भी ऐसे लिखना है। स्टूडेंट आप देखते हैं नॉर्मली ऐसा करता है ना, आंसर 5 ऐसा नहीं करना है। ये भी एक गाइडलाइन होती है इंस्टीट्यूट्स की, यू राइट लाइक दिस, ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए कि आपने आंसर कौन सा स्टार्ट किया। अगर आप बोलते हैं कि मैम ये तो पार्ट है, तो फिर ठीक है साथ में पार्ट भी लिख दो, आंसर 5 ब्रैकेट ए,
दैट इज योर ऑप्शन, लेकिन वो मिडिल में आना चाहिए, कैपिटल लेटर में आना चाहिए। आपकी जो भी हैंडराइटिंग का साइज है उससे 1.5 टाइम्स कर लीजिए आप, थोड़ा सा बड़ा। अगर आप बहुत बड़ा लिखते हैं फिर और बड़ा मत करिए प्लीज, लेकिन अगर आप बहुत छोटा लिखते हैं तो प्लीज आप डबल साइज भी कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर हैंडराइटिंग साइज, ऐसे कि दूर से पता चले कि अब ये आंसर शुरू हो रहा है। आर यू गेटिंग? तो बहुत सारे पॉइंट्स है रिलेटेड, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पॉइंट आते चले जाएंगे। फिर मैंने लिखा कि जो मेन हेडिंग देते हैं, अब क्या होता है, कोई भी, अब जैसे क्वेश्चन आया डिस्कस नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, ठीक है। अब आपके आंसर को देख के टीचर को ये नहीं होना चाहिए अबे यार कौन सा आंसर शुरू कर रहा है ये बच्चा मेरा, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप उनको इरिटेट मत करिए, उनको सुख दीजिए, उनको एक अच्छी फीलिंग दीजिए। उनका सुख किसमें है कि आपके आंसर की पहली लाइन को पढ़ के पता चल जाए, अच्छा अच्छा ये बेटा मेरा वो वाला आंसर लिखना शुरू कर रहा है, वेरी गुड, ही इज टेलिंग मी। हालांकि मैं नंबर पे ध्यान नहीं दिए हूं, फिर भी मुझे बता रहा है कि सर आप चिंता ना करो सर, आपको क्वेश्चन पेपर नहीं उठाना पड़ेगा, यू जस्ट सी द हेडिंग एंड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड स्टार्ट गिविंग मी मार्क्स। ये इस तरीके की एक थॉट प्रोसेस अगर आपने क्रिएट कर दी ना, तो समझ लीजिए आपके बेकार आंसर पे भी मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे। बस टीचर के दिमाग में, पेपर चेकर के दिमाग में ये थॉट प्रोसेस डालिए कि यू आर अ वेरी सिंसियर कैंडिडेट और आप ही हो जो इस बार बस पास होने के लिए बैठे हो। सर मुझे तो आप पास करो सर, जॉब मार्केट में हिंदुस्तान की बहुत जरूरत है, इंडिया में मेरे को जाना है, मैं राइट पर्सन हूं सर, आई एम द राइट कैंडिडेट, ऐसी फीलिंग लेकर आओ। अब इसलिए मैंने क्या लिखा कि मेन हेडिंग दो। कोई भी आंसर स्टार्ट करते हो, जब आपने आंसर लिख लिया, आंसर 5A लिखा, उसकी अगली लाइन छोड़ दो और उसकी अगली लाइन में फिर मेन हेडिंग दो, जो क्वेश्चन ने पूछा उससे रिलेटेड कोई लाइन। जैसे एग्जाम्पल मैंने बना दिया, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, राइट। अब ध्यान से सुनो कि जो मेन हेडिंग आपने दी है, राइट, ये मेन हेडिंग आपने दे दी, अगले पॉइंट्स पे ना देखें आप प्लीज, क्योंकि फिर आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसलिए बेटर आप उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करें जिसपे मैं ध्यान दे रही हूं और सिर्फ मेरे को ही सुनिए, ओके। अगला पॉइंट मत देखेगा, बी केयरफुल। अब इसमें जैसे हमने मेन हेडिंग दे दी, तो मेन हेडिंग की अगली लाइन पे आपने कुछ नहीं लिखना है, ये बहुत बड़ी बात है। आंसर आपने लिख लिया, आंसर की अगली लाइन छोड़ दीजिए, ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसकी अगली लाइन में आपने हेडिंग लिखी, वेरी गुड। हेडिंग का साइज क्या होना चाहिए, अगेन 1.5 टाइम्स कम से कम। अगर आप छोटा लिखते हैं, बहुत छोटा लिखते हैं तो 2 टाइम्स, ये हमेशा ध्यान रखिए। हेडिंग, सब हेडिंग्स होनी चाहिए और आपकी जो हैंडराइटिंग साइज है उससे 1.5 गुना या 2 गुना बड़ा, 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स होना चाहिए, जिससे कि दूर से पता चले सर मैं क्या लिखने जा रहा हूं, दैट वे। इज दैट क्लियर? तभी मैंने लिखा लीव द लाइन नेक्स्ट टू द मेन हेडिंग लाइन ब्लैंक, कि जो मेन हेडिंग लाइन आपने दी है उसकी अगली लाइन को ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद मैंने बोला कि आपको पैरास की सब हेडिंग्स देनी चाहिए, जो भी पैरास आप बनाते हैं उनकी सब हेडिंग्स देनी चाहिए, है ना। वो भी मैं एग्जांपल दिखाती हूं आपको। लेकिन होता क्या है कि कोई कोई बच्चे के पास स्पीड नहीं होती है, तो फिर वो सब हेडिंग्स ना दे, फिर वो बस पैरास बना दे, पॉइंट्स बना दे 1 2 3 करके या डॉट डॉट डाल के, और उन पैरास में मेन वर्ड्स को हाईलाइट कर दे, जिससे कि सर को पता चल जाए कि ये पैरा की सब हेडिंग क्या बनती है। सर मेरे पास टाइम नहीं है सर इतना कि मैं सब हेडिंग लिखूं, नहीं तो पेपर ही छूट जाएगा। प्रोफेशनल एग्जाम है अगर, तो बस टाइम ही नहीं है हमारे पास, वो 3 घंटे में 4 घंटे की नॉलेज मांगते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर इफ यू हैव टाइम टू राइट सब हेडिंग यू राइट, इफ यू डू नॉट हैव यू डोंट राइट। फिर मेन पैरास जो आप लिख रहे हो उसमें आप मेन वर्ड्स को हाईलाइट करो, वो भी मैंने आगे कहीं लिख दिया है पॉइंट। वीडियो को बीच में पॉज कर करके बेशक ये पॉइंट्स नोट करते रहो, ऐसा भी कर सकते हो, राइट, क्योंकि हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इतने पॉइंट्स आपने कभी सोचे नहीं होंगे जितने पॉइंट्स मैं आज आपको देने जा रही हूँ, राइट। और लास्ट तक वीडियो को देखेगा क्योंकि लास्ट पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, टेक केयर। और फिर यही मैंने लिख दिया इसमें। फिर मैंने लिखा पैरास को आपने लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, एवरी पैराग्राफ शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर। स्टूडेंट क्या करता है, ये उसका पेज है ना, ये पेज स्टार्ट हो गया यहाँ से, तो ये मेन हेडिंग दे दी, उसके बाद वो यहां से लिखना शुरू करता है ना। कोई कोई स्टूडेंट होता है, ये सपोज यही पेज है बस आपका इतना, फिर इधर लिखता है, फिर इधर लिखता है। ये क्या कर रहा है बेटे मेरे, ये हेडिंग दी है आपने तो इसके ये पूरा एरिया खाली क्यों छोड़ते जा रहे हो आप? दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रेजेंटेशन, वेरी रॉन्ग, ओके। अच्छा, कोई कोई स्टूडेंट क्या करता है, मान लीजिए ये पेज है आपका, ये आपने हेडिंग दे दी, उसके बाद आपने यहां से स्टार्ट किया, फिर वो यहां आ जाता है ना। दिस इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग प्रेजेंटेशन, क्योंकि जब से कंप्यूटर्स आए, डिजिटल वर्ल्ड होता चला गया, तो ब्लॉक लेटर फॉर्मेट आया।
ब्लॉक लेटर फॉर्मेट ने ये बोला कि यू डू नॉट हैव टू स्टार्ट पैराग्राफ फ्रॉम हाफ द लाइन और सम कुछ एरिया छोड़कर, ऐसे नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट कॉर्नर, एवरी पैराग्राफ फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर। इसका मतलब है आज की डेट पे आप ये सपोज पेज खत्म हो गया और फिर ये आ गया, ऐसे करके लेफ्ट कॉर्नर पे ही सारा मैटर, सिमेट्री आपकी नजर आनी चाहिए और लेफ्ट कॉर्नर पर ही सारा मैटर होना चाहिए। आगे मैंने एग्जाम्पल के जरिए भी समझाया है। और फिर उसके बाद अब देखिए ये प्रेजेंटेशन देखिए, इससे बहुत सारे आपको ना पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। ये आ गया आंसर 5 जो मैंने सिखाया था। सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, दोनों साइड पे मार्जिन आ गया, ये आपका एक सिमेट्री लेकर आएगा आपके आंसर में और एक ब्यूटी लेकर आएगा और पेपर चेकर को तकलीफ नहीं होगी। फिर आपने एक मेन हेडिंग दे दी आपकी, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। फिर उसकी अगली लाइन को आपने ब्लैंक छोड़ दिया। फिर आपने सब हेडिंग दी, वाओ आपकी तो स्पीड बहुत ज्यादा है, मुबारक हो आपको, फटाफट लिखो। फिर इट इज कोएक्सटेंसिव, है ना, ये एक हेडिंग आ गई। क्या होता है, छोड़ो मैं तो बस प्रेजेंटेशन सिखा रही हूँ। तो हेडिंग आ गई, इट इज कोएक्सटेंसिव। उसके बाद की आप लाइन चेक करो, मैंने छोड़ दी। क्यों? क्योंकि हेडिंग सब हेडिंग की अगली लाइन छोड़नी ही छोड़नी है। मैम अगर एक वर्ड की सब हेडिंग हो तब भी छोड़नी है। रूल इज रूल, रूल इज रूल, ऐसे क्यों बोलती हो आप बेटे मेरे? इसलिए बोलती हूं क्योंकि आपके पेपर चेकर को दूर से दिखना चाहिए कहां पे क्या लिखा है। अगर आप नॉन स्टॉप स्टोरीज, इसी को मैंने आगे नॉन स्टॉप एग्जाम्पल भी बनाया हुआ, जैसे स्टूडेंट लिखते हैं, मेरी क्लासेस में भी ऐसे दिखती हूं मैं, तो फिर मैं उनके प्रेजेंटेशन इंप्रूव कराती हूँ। तो दिस इज द ब्लंडर यू पीपल कमिट, यू राइट नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप नहीं लिखना है आपको, डुबो देगा आपको। आप बोले मैं मर गया पढ़ते पढ़ते, मेरे को एक एक चीज आता था, इतने अच्छे से लिख कर आया, यहां गलती बोल रहे हो आप अच्छे से नहीं लिख कर आए, आप बेड़ा गर्क करके आए हो, आप कंटेंट देकर आए हो, आप उसको दिखा कर भी आए हो, सर देखो किधर क्या लिखा है बताता हूं आपको, नहीं बोलकर आए। आप नॉन स्टॉप लिख के सर को ये बोलकर आए हो सर खुद पढ़ो ना। आप भूल जाते हो, आप पेपर अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप पेपर चेकर के लिए कर रहे हो। सो बी सॉफ्ट टू हिम, बी रिस्पेक्टेबल, ऐसा कुछ करो कि जिससे कि उनको लगे कि हाँ ये बच्चा तो बहुत समझदार है, मुझे तो दूर से ही पता चल रहा है कहाँ पे क्या लिखा है। तो इसलिए हमारे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ऐसे होने चाहिए जो दूर से नजर आए। और अगर ऐसा हो गया ना तो हो सकता है वो पैराग्राफ पे दिमाग ही न लगाए ज्यादा, वो भी स्पेशली अगर आपने पैराग्राफ में 1 या 2 वर्ड हाईलाइट कर दिए, भाई साहब समझ लीजिए बल्ले बल्ले है आपकी, फिर तो वो पैराग्राफ पढ़ेंगे ही नहीं। और फिर मेरी पुअर अंग्रेजी, कहाँ है पुअर अंग्रेजी, वो देख ही कहाँ रहे हैं, वो पढ़ ही कहाँ रहे हैं आपका पैराग्राफ, जो पुअर अंग्रेजी की टेंशन हो रही है आपको। थोड़ी सी टांग टूटी हुई अंग्रेजी की, नो प्रॉब्लम, आर यू गेटिंग? ये बड़ी अच्छी टैक्टिक्स है अगर आप पकड़ सकें। मतलब इनको अगर वीडियो को बार बार देखना पड़े, बार बार देखिए, पॉज करके लिखना है, पॉज करके लिखिए, बस सेट कर लीजिए ब्रेन में और कसम खा लीजिए कि ये सारे रूल्स फर्स्ट से लेके लास्ट तक जो मैं बताने जा रही हूं, आप कसम खा लीजिए आज की मुझे ऐसे ही करना है। और फिर देखिए आपके किसी भी थियोरी क्वेश्चन में, चाहे वो आपका प्रैक्टिकल पेपर का थियोरी क्वेश्चन है, चाहे वो आपका लॉ है, ऑडिट है, एसएम है, आईटी है, मैं कहती हूँ कोई भी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एनी पेपर, दिस शुड बी द प्रेजेंटेशन। अकाउंट्स में थियोरी क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करिए। आर यू गेटिंग? अच्छा ये आ गया, आप समझ आ गया कि सब हेडिंग की अगली लाइन छोड़ देना, फिर ये आपका पॉइंट खत्म हो गया, फिर अगली लाइन फिर छोड़ दिया। आप लाइनें बहुत छोड़ाते हो तो बढ़िया ना बेटा, आंसर का साइज भी बनेगा, पेपर चेकर को कन्वीनियंट हो गया और आपका भी साइज बन रहा है। वाह बच्चे ने लिखा तो बहुत है, ये भी तो एक अच्छी अच्छी पॉजिटिव फील आ रही है। यस और नो? फिर देखिए फिर सेकंड हेडिंग आ गई। सेकंड हेडिंग के बाद फिर हमने एक लाइन का गैप दिया, फिर हमने पॉइंट लिखा, ऐसे करना है। दिस इज द राइट प्रेजेंटेशन। इसी को मैंने आगे जाके दिखाया कि कितना गंदा प्रेजेंटेशन हो सकता है जो बच्चे नॉर्मली करते हैं। एक और एग्जाम्पल बनाया, शायद ये ना हो, इससे काफी क्लैरिटी आ जाती है आपको। राइट, समझ आ गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ, है ना? अच्छा, उसके बाद इसमें मैंने लिखा है, हाँ ये प्लीज ध्यान दीजिए, बच्चे क्या करते हैं, मेरे भी क्लास में टेस्ट होते हैं तो वो पिंक इंक यूज करते हैं, रेड इंक यूज करते हैं। प्लीज दीज कलर्स आर नॉट फॉर अ स्टूडेंट। इसलिए जब भी मैंने एग्जाम्पल बनाया आप देखेंगे मैंने ब्लू से बनाया, so that it is feeded in your brain. You have to use either blue or black. आप ब्लू ब्लैक दोनों भी यूज कर सकते हो कि कुछ ब्लू से लिख लिया कुछ ब्लैक से। आई विल नॉट सजेस्ट दैट बिकॉज यू लूज योर स्पीड एट दैट टाइम। थियरी आंसर्स में आप जितना लिखते हो कंटेंट वाइज आपका अच्छा कंटेंट है, और जितना ज्यादा लिखते हो टू द पॉइंट, मतलब बेकार की बात नहीं लिखते हो और ज्यादा लिखते हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो इसलिए यू हैव योर गुड स्पीड एंड इन स्पाइट ऑफ यूजिंग 2 कलर्स यूज 1 सिंगल कलर, आइदर ब्लैक और ब्लू, बोथ आर अलाउड बट नो अदर कलर प्लीज। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लिखा है नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट दिखाती ही नहीं आपको जिससे आपको दिमाग ही ना जाए। यूज डार्क इंक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं ये जो ब्लू मैंने लिया है ये डार्क है।
हम लाइट ब्लू भी ले सकते हैं, ये मैंने नहीं लिया, ये मैंने जानबूझ के नहीं लिया, बिकॉज आई वांटेड टू शो कि जब आप डार्क इंक से लिखते हैं तो आपके माइंड को ज्यादा स्ट्राइक करता है। आप गौर कर लीजिए, मैरिज पार्टीज में लोग नॉर्मली बिल्कुल शोई और डार्क कलर्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो एकदम अट्रैक्ट करते हैं। डल कलर देख के एकदम सामने वाले का दिमाग भी डल हो जाता है, नींद आने लग जाती है, बोरियत आ जाती है। आप बोर्डम थोड़ा ना क्रिएट करना चाहते हैं चेकर के दिमाग में, आप तो बल्कि ये बोलना चाहते हैं सर मेरा पेपर मोस्ट इंटरेस्टिंग सर देखो। तो फिर आपको डार्क इंक ही यूज करना है, क्योंकि उससे दिमाग उनका वर्क करने लग जाएगा। आर यू गेटिंग? आप सड़क पे जाइए, जाते हैं रोज हम, तो देखते हैं बैनर्स, तो डार्क कलर और लाइट कलर को कंपेयर करिएगा, आपको पता चल जाएगा। डार्क कलर्स में रेड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, बट आई एम सॉरी यू कैन नॉट यूज रेड इन योर एग्जामिनेशन। रूल इज रूल, वो पेपर चेकर का कलर होता है, राइट? उसके बाद मैंने क्या बोला, वन लाइन गैप बिटवीन टू पैरास, जो मैंने आपको दिखाया भी है कि हर पैरा के बीच में, हर हेडिंग के बाद, हर हेडिंग से पहले लाइन का गैप होना चाहिए। आपके छोटे छोटे पैराज होने चाहिए और हर पैरा के बीच में एक पूरा लाइन गैप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी हैंडराइटिंग साइज है उसका 1.5 टाइम्स या आपका 2 टाइम्स होना चाहिए। टेक केयर। उसके बाद इफ यू अंडरलाइन एनी हेडिंग, हाँ ये एग्जाम्पल भी दिया है मैंने इसमें आपको, जैसे ये है, लेट अस नॉट सी द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है? जैसे ये लिखा मैंने, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, है ना। अब स्टूडेंट क्या करता है, जैसे सपोज ये हेडिंग है, ये हेडिंग ले लेते हैं हम, है ना, पॉइंट नंबर 10 को हेडिंग मान लेते हैं, तो बच्चा ऐसे करता है, ऐसे करता है। अबे ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना है, क्या कर रहे हो आप? हेलो, आपने इतनी खूबसूरत लिखी थी अपनी भाषा और सब कुछ, हैंडराइटिंग, उसका तो बिल्कुल क्लास लगा दिया आपने, लाइन सीधी तक नहीं डल रही है आपसे। मैम वो आप बोलते हो हेडिंग को अंडरलाइन करना है, नहीं बेटा अगर ऐसे अंडरलाइन करना है मत करो। नहीं करो, हाँ टाइम भी बचाओगे, मत करो, छोड़ो, मेरी आदत है, प्लीज इंप्रूव योर सेल्फ। क्योंकि ये टेढ़ी पेढ़ी लाइनें कहीं भी जा रही हो, उससे तो आप बिल्कुल गंदा कर रहे हो पेपर अपना। इतना खूबसूरत है हैंडराइटिंग आपका, लेजिबल खूबसूरत होता है। देखिए एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि कहीं भी कटिंग्स नहीं होनी चाहिए पेपर में। ये पॉइंट रिटर्न में कहीं आया नहीं, मेरे को बोलते बोलते याद आया तो मैं बता दूं आपको। आपके पेपर में कहीं कटिंग्स अगर आ जाती हैं, उससे सबसे सीधा सीधा दिमाग में पेपर चेकर के आएगा, ही इज अ और शी इज अ केयरलेस स्टूडेंट। इसको ये भी नहीं मालूम क्या लिखना है, इसका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है, अच्छा पढ़ता नहीं होगा। ओ माय गॉड, कितने नेगेटिव 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 होता जा रहा है उसके दिमाग में, और उससे आपके अच्छे आंसर्स पे भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप ध्यान रखिएगा, प्लीज नो कटिंग। इसलिए फिर पता कटिंग क्यों करते हैं आप? क्योंकि आपका माइंड अगले पॉइंट पे चला जाता है। माइंड फास्ट वर्क करता है आपका, अब लिखते स्लो है, माइंड अगले पॉइंट पे चला गया, पॉइंट नंबर 1 ही लिखे जा रहे हो अभी, उससे गड़बड़ होती है। तो क्या करूं मैम? हाँ मेरे साथ तो बहुत होता है, आप में से बतेरे बच्चे होंगे जिनके साथ ऐसा होता है। हाँ मैम मेरे साथ भी होता है। तो ठीक है, इसका एक इलाज है, गो स्लो। आप पहले विचार करो फिर लिखो, विचार करो लिखो, और जब दिख रहे हो तो लिखो, आगे के पॉइंट को मत सोचो। मैम वो नेचुरली हो जाता है, टेक योर टाइम, गो फॉर प्रैक्टिस, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कटिंग नहीं करनी है। कटिंग का मतलब है आप एकदम 10-20% मार्क्स खत्म कर लोगे, ऐसा सोचोगे तो पता चलेगा इतने मार्क्स, हाँ जी इतने मार्क्स, तो टेक केयर, राइट? ओके। उसके बाद अब मैंने क्या सिखाया, आप बोल रहे हो कि आपको अंडरलाइन करना ही करना है, तो फिर आप ऐसे अंडरलाइन करो ना, ब्रोकन लाइन, छोटे छोटे पार्ट्स कर दो, वर्ड्स को अंडरलाइन कर दो। पूरी लाइन को अंडरलाइन करने की क्या जरूरत है? वैसे तो अंडरलाइन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप हेडिंग का और सब हेडिंग का साइज बड़ा कर रहे हो, बड़ा कर क्यों कर रहे हो? सर दूर से देखो, सर दूर से देखो, मालूम चलेगा क्या लिखा मैंने, तो काहे को अंडरलाइन कर रहे हो भाई? व्हाट इज द नीड? व्हाई वेस्ट इंक एंड टाइम एंड एनर्जी? कम ऑन, मूव ऑन, आगे बढ़ो। यस और नो? अच्छा जी, आगे चलते। अब ये मैंने हेडिंग लिखी, तो मैंने उसके बाद कुछ ऐसा करा, ऐसे कराओ, ऐसे कराओ, ऐसे कराओ, ऐसे कराओ, ऐसे करो, प्लीज मत करो। क्यों? बहुत सुंदर लिखते हो, ये ऐसी लाइनें डाल के ये क्या करते रहते हो? और फिर बच्चे क्या करते हैं, ये तो मैंने खूबसूरत डाल दिया एरो, ऐसे डालते हैं। ये क्या कर रहे हैं बेटा? ये कौन से ड्राइंग है? किस लिए बना रहा है? कौन सा साइन है? हमें क्या करना है इस साइन का? आपने अपनी हैंडराइटिंग साइज बड़ा करके सब दिखा तो दिया, सर देखो सर क्या लिखने जा रहा हूं, फिर ये फालतू के डिजाइनिंग क्यों कर रहे हो आप? सो प्लीज अवॉइड दिस, आपकी ब्यूटी खत्म कर रहे हो पेपर की। ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने शायद बताया, नहीं बताया तो सुन रहे हो आप, कि आपका एक पैराग्राफ मैक्सिमम 4 to 5 लाइन्स, कसम खा लो कसम। मैम 1 मिनट,
बड़े सारे बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं 10-10 लाइनों के, फुल स्टॉप नहीं होता लॉ ऑडिट में, और फिर इतने कॉमास आ जाते हैं, और फिर मैं कैसे करूं? उसको भी ब्रेक कर दो। आप 10 लाइनों के पैराग्राफ को ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि आप अपने लिए लिख रहे हो, चेकर के लिए। आप बोले चेकर के लिए, तो बेटा फिर कैसे लिख रहे हो? वो क्यों पढ़ेगा आपकी नॉन स्टॉप 10 लाइनें? इससे बड़ा बोरियत काम उसके पास नहीं है। क्यों करेगा वो ये बोर काम? वो परेशान हो जाएगा। वो क्या सोचेगा, अरे इतना लिखा है, क्या लिखा है, कैसे पढ़ूं? मन ही नहीं कर रहा ना उसका पढ़ने का, वो ये सोचे जा रहा है। सी यू आर वेस्टिंग हिज टाइम इन थिंकिंग दिस नॉनसेंस थिंग कि इसने मैं पढ़ूं कैसे। वो यही सोच रहे हैं पेपर चेकर। क्यों? क्योंकि आप लिखे ही ऐसे 10-10 लाइनें लिख दी है नॉन स्टॉप, कौन पढ़ेगा आपकी? कुछ अंडरलाइन नहीं किया, कुछ नहीं। अभी क्लास लगा रखी है, मान लीजिए हैंडराइटिंग की भी क्लास लगी हुई है थोड़ी सी। देखिए एक बात बता दूं, हैंडराइटिंग बुरी है तो घबराना मत। हैंडराइटिंग बुरी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे अपने जो लॉ में 93%, मैंने मजाक नहीं किया, लॉ में 93%, हाँ, और वो भी सीए इंटर का लॉ, आईपीसीसी लॉ में 100 में से 93 ले आता। और इतनी गंदी हैंडराइटिंग मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। जब भी मैं उसका टेस्ट लेती थी बोलता था मैम मैं पढ़ दूं। मैंने कहा बेटा देखती हूँ। फिर एक बार तो बुलाया, आजा बेटे जरा बता क्या लिखा है। इमेजिन सच बैड हैंडराइटिंग स्टूडेंट, दे गेन सो मच मार्क्स। तो अगर इतने मार्क्स आ सकते हैं तो स्टॉप वरिंग अबाउट योर हैंडराइटिंग, स्टार्ट केयरिंग अबाउट योर प्रेजेंटेशन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके हैंडराइटिंग से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कंटेंट से फर्क पड़ता है और आपके प्रेजेंटेशन से। आर यू गेटिंग? इसलिए प्लीज थोड़ी सी दया खाओ बेटा लोग अपने ऊपर, थोड़ी सी, ज्यादा भी नहीं। टीचर के लिए लिखो, पेपर चेकर के लिए लिखो, अपने लिए नहीं। आप चेक नहीं कर रहे हो, आप तो बस लिख के चले जाओगे। जिंदगी हाथ में छोड़ गए उसके अपनी, है ना। थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ी सी दया करो, और बड़े बड़े पैराग्राफ मत लिखो, राइट। छोटा पैराग्राफ 4 या 5, और ब्रेक करना हो तो फिर क्या करूं मैं? कोई भी एक वर्ड, जैसे आपने पैराग्राफ लिखा हो फिर उसमें बट आ गया तो बट को अगली लाइन में लिख दो, फिर अगली लाइन में शुरू कर दो, तो एक पूरे लाइन का गैप आ गया ना। अच्छा ऐसे, हाँ ऐसे बड़े सारे तरीके होते हैं। जब आप बच्चे लोग इतने क्रिएटिव होते हो ना, मैंने देखा इतने क्रिएटिव, मैंने आपको रास्ता दिखाया तो आप बिल्कुल मंजिल तक अपने आप पहुंच जाओगे। तो मैंने आपको एक हल्का सा आइडिया दिया कि आपको क्या करना है। यू गेट इट एंड यू डू इट एंड यू यूज योर ओन क्रिएटिविटी एज वेल, राइट। तो इट विल बिकम मोर कंफर्टेबल विद टाइम, राइट। बट कसम खा लो कि ये कसम खानी है कि ये प्रेजेंटेशन ही देकर आऊंगा, कसम खा लो इस बात की आज। ओके, उसके बाद मैंने क्या लिखा? डोंट राइट नॉन स्टॉप, वही जो मैंने अभी बोला, सब पॉइंट्स बनाओ। जैसे एग्जाम्पल दिया, बड़ा खूबसूरत सा एग्जाम्पल, श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज्ड ऑन डेथ ऑफ प्रिंसिपल डेटर where contract between principal debtor creditor becomes voidable on discharge of principal by operation of law। ऐसे करके ये 3 पॉइंट्स हैं और इनको मैंने ABC करके लिखा, देख रहे हैं आप, है ना। और फिर लाइन का गैप भी देख रहे हैं, श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज, लाइन छोड़ दी, पॉइंट लिखा, लाइन छोड़ दी, पॉइंट लिखा, लाइन छोड़ दी, देख रहे हैं आप। ये राइट प्रेजेंटेशन होती है। मैंने एक और प्रेजेंटेशन दिखाई है, ये देखो, इस चीज को ऐसे भी लिखते हैं। एक तो सिमेट्री नहीं आ रही है ना, कभी कहीं पहुंच गए, ये सारा गैप कर दिया, हाँ, ये गैप कर दिया, इसमें यहाँ गैप आ गया, हाँ, इसमें यहाँ। तो एक सिमेट्री भी होनी चाहिए, दोनों साइड पे सेम दिखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सेम लैंग्वेज लिखा है मैंने, सेम वर्ड्स, श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज ऑन डेथ ऑफ प्रिंसिपल और वेयर द। अब ये नॉन स्टॉप चल रहा है ना, कौन पढ़ेगा इसको? हेलो, कौन पढ़ेगा? और खूबसूरत बात बताती हूँ, इसमें बीच में एग्जाम्पल आया है ना, तो एग्जाम्पल को मैंने अगली लाइन में लिखा, फिर एग्जाम्पल क्या है उसको अगली लाइन में लिखा, एक लाइन का गैप देके। हेलो, एग्जाम्पल की लाइन को छोड़ दिया, उसकी अगली लाइन को छोड़ दिया, उसकी अगली लाइन में एग्जाम्पल कोट किया। मैम ऐसे तो टीचर को लगेगा टाइम पास, नहीं ना बेटा, उसको ये पता चलेगा अबे एग्जाम्पल तक दिया है, व्हाट अ कैंडिडेट, उसको ऐसे लगेगा। फील करो, मैंने बेइंतहा पेपर चेक किए अपनी लाइफ में, आई नो द ट्रूथ, आई नो व्हाट अ पेपर चेकर फील्स लाइक। इसलिए आप एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, कितने स्टूडेंट होंगे ऑल ओवर इंडिया जो एग्जाम्पल देते होंगे, मैं कहती हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड ले लीजिए आप, बिल्कुल गिने चुने कैंडिडेट्स। टाइम किसके पास है, स्पीड कहाँ है, समय कहाँ है, और वो क्या बोलते हैं, नॉलेज कहाँ है। हर किसी के एग्जाम में एग्जाम्पल, दिमाग में एग्जाम्पल आते भी नहीं है। वाओ व्हाट अ कैंडिडेट, यू नो एग्जाम्पल, वाओ यू गॉट स्पीड, वेरी गुड। भाई फिर ठीक से दिखा ना, बच्चे क्या कर रहे हैं। ये पैराग्राफ में बीच में लिख दिया ऐसे एग्जाम्पल, हाँ, ये क्या हो रहा है, मालूम भी नहीं चला, कौन पढ़ गया, कोई भी नहीं पढ़ा, ओके। और ऊपर लिखा तो सबने पढ़ा, अच्छा एग्जाम्पल भी दिया, क्या बात है, क्योंकि दूर से दिख रहा है आपने एग्जाम्पल दिया है।
दूसरी खासियत इस एग्जाम्पल से आपको एक और दिखाई है मैंने कि जो मेन वर्ड्स हैं उन्हें आप हाईलाइट करिए। हेलो, मेन वर्ड्स, लाइनों को नहीं, मेन वर्ड्स को हाईलाइट करना है। जैसे ऑन डेथ तो सिर्फ डेथ को, ऐसे इसमें वॉइड को और वॉइडेबल को, ऐसे इसमें ऑपरेशन ऑफ लॉ को, फिर इंसॉल्वेंसी को। तो कुछ शब्दों को हाईलाइट करने से क्या होगा, पेपर चेकर आपके बाकी वर्ड्स पढ़ेगा ही नहीं, उसके पास तो पूरी नॉलेज है। वो तो ये वर्ड्स देखेगा और बोलेगा वाओ ग्रेट, सब मालूम है इसको, इसने कुछ छोड़ा ही नहीं है, पूरे मार्क्स 3 में से 3, 1 में से 1, 4 में से 4। इफ द होल आंसर इज लाइक दिस, यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। आई एश्योर यू, आई गारंटी यू। मतलब ये पेपर पे लिख के साइन करके दे सकती हूँ बातें में कि ऐसा ही होता है, जो मैंने बोला आपको मानने का। गुरु मान लो और बोलो जी जो गुरु जी ने कहा वही मानेंगे बस, और फिर उसको फॉलो करो, और फिर देखो कमाल क्या होता है आपकी जिंदगी में। अगर आप ऐसे नहीं करते रहे हैं तो आप शुरू कर दो, इट्स हाई टाइम। फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर विद गुड मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स यू कैन क्लियर, राइट। वही सब लिखा है मैंने, और फिर एग्जाम्पल भी दे दिया। फिर सिमेट्री मैंने कहा आपको दोनों साइड पे होनी चाहिए, जिससे एक ब्यूटी आती है। फिर हाईलाइट द मेन वर्ड्स एंड नॉट होल लाइंस, पूरी लाइन को अंडरलाइन नहीं करना, शब्दों को अंडरलाइन करिए। क्योंकि बेटे मेरे, अगर आपने पूरी लाइन अंडरलाइन कर दी, मतलब मैं पेपर चेकर फिर से पढ़ू? अबे बच्चे, काम ऐसा कर मेरा कि काम कम होए, टाइम कम लगे मुझे, मैं अच्छा फील करूं। फट, आपको क्या लगता है सिर्फ आपका पेपर चेक करने के लिए बैठे हैं सर? 1000 पेपर है उनके हाथ में और सबका एक आंसर, कितना बोरिंग है, सोचा कभी? तो पेपर ऐसा होना चाहिए सर जी, आप तो बस दूर से देखो सर, पेपर में साफ पता चल जाएगा कहां क्या लिखा है मैंने, मार्क्स दो जी आप। ये थॉट प्रोसेस से काम करो। आर यू गेटिंग? ओके, ओ ब्यूटीफुल पॉइंट नंबर 18 में मैंने क्या लिखा, आपने कोई भी, मतलब कसम खा लो इस बात की आज, कि जो भी आंसर शीट्स है 25, 30, 30, 32, जितनी भी शीट्स पे आपने काम किया, हर शीट के एंड में PTO, हाँ, प्लीज टर्न ओवर लीफ, ऐसे आपने लिखना ही लिखना है। मैम मैंने तो लास्ट तक लिखा था, गलत करा ना बेटे। पेज के लास्ट के 2-3 लाइनों में कभी नहीं लिखना चाहिए, बल्कि मैंने देखा है अगर ये लास्ट है ना, तो बच्चे ऐसे छोटा करके लिखते हैं कि बस यहीं पे किसी तरीके से समाप्त कर दूं। अबे क्या कर रहे हैं, आंसर का साइज खत्म कर रहे हैं बेटे, और बोरियत, चेकर को बिल्कुल मजा नहीं आएगा 1 लाइन में 3 लाइनें पढ़ने का। छोटा लिख रहा है, हैंडराइटिंग का भी क्लास लगा दिया। व्हाट आर यू डूइंग? कम ऑन, इंप्रूव योरसेल्फ। तो मैम क्या करें? 3-4 लाइनें छोड़ दो लास्ट की, पेपर वेस्ट होगा। अरे पेपर की चिंता क्यों करते हो, पैसा दे तो चुकी हो एग्जामिनेशन फी। गॉड, इवन घर पे भी पेपर की चिंता नहीं करते अच्छे बच्चे। आंसर की चिंता कर बेटा, फटाफट क्लियर कर, फटाफट अच्छी सी नौकरी पे लग, खूब कमाएगा पहली बार में, तो खत्म सारी कॉस्ट। यस और नो? तो इसलिए इसका पेपर का नहीं सोचना है। अगर दिमाग में आता है, आप कहते हैं मैम वो ऐसा आता है, बस अब इससे खत्म करो प्लीज, यहां आपने सबसे बड़े दुश्मन हो रहे हो आप। तो आपने क्या कसम खानी है आज? ठीक है, अब तो डन बेटा, कसम खा ली आज तो मैंने कि लास्ट की 3-4 लाइनों में कुछ नहीं लिखने का, PTO लिखने का, आगे बढ़ने का, आंसर को बढ़ाने का। वेरी गुड, दिस इज द स्ट्रैटेजी। इफ यू अप्लाई एंड यू सी द डिफरेंस, आई अश्योर यू, यू विल सी द डिफरेंस। आर यू गेटिंग? ओके, उसके बाद मैंने लिखा यही जो मैंने अभी बताया। हाँ, फिर ये खास बात, जैसे ये आएगा आंसर 5 है ना, आंसर 5 का A पार्ट, फिर B पार्ट, है ना, ये कंटिन्यूटी में होने चाहिए। अगर आपने आंसर 5 का A यहां कर दिया, आंसर 5B कहीं और कर दिया पेपर में, तो वो 5B काउंट ही नहीं किया जाएगा। तो आपको सारे पार्ट्स कंटिन्यूटी में करने होते हैं, ये पेपर में भी लिखा होता है। आर यू गेटिंग? यहाँ पे आप गौर कर रहे हैं, मैंने ये भी दिखाया कि पैराग्राफ छोटे बनाते हैं, फिर 1 लाइन का गैप देते हैं, फिर पैराग्राफ छोटा सा बनाते हैं। इसमें मैंने पता है एक चीज और सिखाई है आपको, जैसे ये एक ही वर्ड आया, आपने कहा मैम एक ही वर्ड आया, आप कह रहे हो ये भी लाइन छोड़ दो, अगली लाइन भी छोड़ दो, तो छोड़ दो ना बेटा, रूल इज रूल। इससे एक आदत बनेगी कि एक लाइन में अगर एक शब्द भी लिखा तो उसकी अगली लाइन में नहीं लिखना, क्योंकि मैम कहती है गैप होना चाहिए, सर को पता चले किधर क्या लिखा। हाँ यही कहती हूं मैं, सर को मालूम चलना चाहिए किधर क्या लिखा। तो एक शब्द भी लिखा ना, लीव इट, फिर पेपर का खर्चा का नहीं सोचने का, सिंपल सा पॉइंट, गॉट इट? तो इसलिए कंटिन्यूटी में सारे पार्ट्स होने चाहिए। बाकी आप क्वेश्चन 1 कहीं, क्वेश्चन 4 कहीं, 2 कहीं ऐसे कर सकते हो, लेकिन पार्ट्स कंटिन्यूटी में। अच्छा, पार्ट्स में भी ये ध्यान रखना, एक ही पेज पे 2 पार्ट्स भी आ सकते हैं, लेकिन अगर वो खूबसूरती से आ जाए तो। अब 3/4 या मैं कहती हूं आधे से थोड़ा ज्यादा पेज खत्म हो गया, प्लीज उस पेपर को छोड़ दो,
मैम पार्ट बी छोटा सा ही है, अगले पेज पे कर लेना बेटा। इसका मतलब मेरे माइंड में क्या रहता है, आधे के बाद अगर आप जगह खर्च कर रहे हो एक नए पार्ट के लिए, दैट इज नॉट feasible according to me, not at all a good suggestion from my side. Therefore you start that part on the fresh page. पीटीओ लिखो ना, पीटीओ छोटा छोटा मत लिखना, पीटीओ सर को मालूम ही ना चले, प्लीज टर्न ओवर लीफ, मालूम ही ना चले। पीटीओ मैम इतना बड़ा पेपर का गट्ठा है, सर को पता तो चल रहा है इतने पेजेस है। बच्चे मेरे, उनको ये तो नहीं पता चल रहा ना अभी आंसर आगे बढ़ रहा है। कई दफा ऐसे भी होता है, जब आप पीटीओ लिखते हो सर को पता है अच्छा अच्छा अभी मुझे आगे भी देखने का है, आंसर इसका आगे बढ़ रहा है, तो यू गेट बेटर मार्क्स। नहीं तो वो सोचेंगे अच्छा लिख लिया, फिर वो मार्क्स कम दे देंगे, फिर उनका काटने का मन नहीं करेगा जो मार्क्स उन्होंने दे दिए, फिर वो दोबारा देने का मन नहीं करेगा। क्या कर रहे हो अपने साथ? तो आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, प्लीज आप पेपर चेकर के लिए कर रहे हो। उनकी केयर करो। जहां आपने उनकी केयर करी, जहां उनका मन खुश कर दिया पेपर चेक करते करते, समझ लो मार्क्स मिलेंगे। ना चेहरा जानते हैं, ना शक्ल जानते हैं, ना आपका नाम जानते हैं, ना आपका रोल नंबर जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। वो आपकी हैंडराइटिंग से ही वो आपको जानना शुरू करते हैं और वहीं से वो आपकी पर्सनालिटी उनके माइंड में आती है, वहीं से उनका पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड्स डेवलप होता है। सो प्लीज केयर दीज थिंग्स। हैंडराइटिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, टेक केयर। उसके बाद ये भी बता दिया, रिपीटेड हो गया पॉइंट। फिर इफ यू मेंशन, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिएगा, एग्जाम्पल भी दिया मैंने कि आपने सेक्शन लिखा है, वाओ आई एम इम्प्रेस्ड। लॉ पेपर, ऑडिट पेपर, कोई भी ऐसा पेपर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एनी यू नो लीगल पेपर जिसमें आपने सेक्शन कोड किया है, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। कितने बच्चे लर्न करते हैं? होता ही क्या है बच्चों को लर्न, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सेक्शन नंबर। तो प्लीज आपकी जहां पे भी आपने लिखा बीच में, आपकी हैंडराइटिंग का बड़ा कर दीजिए 1.5 टाइम्स, दूर से नजर आए सेक्शन 235। ऐसे छोटा सा लिखा रहता है, हैंडराइटिंग छोटी सी, सेक्शन भी छोटा सा, किधर गया मालूम भी नहीं चला, मेरे तो नजर में ही नहीं आया। क्योंकि आप रेड एंड ब्लैक मिक्स नहीं कर सकते, आपको ब्लू ब्लू ब्लैक यही रखने होते हैं। मैम मैं ब्लू के साथ ब्लैक कर दूं तो प्लीज समझना बेटे, हैंडराइटिंग साइज थोड़ा बड़ा ले, क्या प्रॉब्लम है तेरे को, दूर से दिखेगा सर को। हाँ ठीक है ना। या फिर एक स्टाइल और, आप हेडिंग लिखो एज पर AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अब उसकी अगली लाइन को छोड़ दो प्लीज, उस लाइन को छोड़ दो, अगली लाइन को छोड़ दो, पिछली लाइन को छोड़ दो, कृपा करो अपने ऊपर, लाइनों छोड़ने में दिक्कत मत लो। अब मैंने बोला एक लाइन, अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दो लाइनें छोड़ते हैं, क्या है? अब ये तो टाइम पास नजर आ रहा है भाई साहब कि फालतू का साइज बना रहे, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है 1 लाइन मीन्स 1 लाइन, प्लीज टेक केयर। इज दैट क्लियर? जैसे आपने सब हेडिंग या मेन हेडिंग दी और अगर आपकी वो पूरी लाइन खा गई तो अगली लाइन छोड़नी है। मैं तो कहती हूं अगर हेडिंग आधी लाइन भी खा गई तो भी अगली लाइन छोड़िए। मैम फिर कब नहीं छोड़नी यही बता दो। अगर आपकी हेडिंग या सब हेडिंग में एक ही वर्ड है, आपने लिखा श्योरिटी, सपोज यहां से पेज शुरू हो रहा है और यहां पे लिखा हेडिंग, अब इसकी अगली लाइन में आप शुरू कर सकते हो क्योंकि ये गैप दिख रहा है ना, ये गैप दिख तो रहा है। यू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी? द फिलॉसफी इज कि आपको गैप्स नजर आने चाहिए। पेपर चेकर को गैप नजर आएंगे तो उसको दूर से दिख जाएगा किधर क्या लिखा है, ये इंटेंशन है, ये लॉजिक है, लॉजिक पकड़ लिए तो काम बन जाएगा। और नंबर्स, परसेंटेजेस कहीं पे भी लिखी या इस तरीके के चीजें जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो दूर से आपको ऐसे लिखना चाहिए कि दूर से दिखे, अबे ये तो इसे लिख रहा है, वाओ क्या मालूम, इसको तो सेक्शन भी आता है, AS का नंबर भी याद है, ग्रेट, इंप्रेशन पॉजिटिव, मार्क्स आने शुरू, राइट? एंड नेक्स्ट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेयर, वेरी रेयर कैंडिडेट्स आर देयर हु आर एबल टू क्रैम द नेम ऑफ डिसाइडेड केसेस, रेक्स वर्सेस किलसैंड, है ना, कोई भी रिस्पोंडेंट मानिक जी का केस या कोई भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मैं अपनी क्लासेस में रटवाती हूँ। तो अगर वो केसेस के नाम आपको याद हैं, क्योंकि आप जैसे मैंने पढ़ाया वैसे पढ़े हैं सपोज, और आपको भी केसेस के नाम याद हैं, वाओ यू आर अ वंडरफुल कैंडिडेट। तो फिर टीचर को दिखाओ ना कहाँ लिखा है। आपकी नॉन स्टॉप स्टोरी में केस के नाम को क्यों उलझा रहे हो, क्या कर रहे हो अपने साथ? तो कैसे लिखने का मैंने एग्जाम्पल बना के दिया, जैसे सिमिलर डिसीजन, ये सपोज आपके आंसर की लाइन है, सिमिलर डिसीजन वाज टेकन इन द केस ऑफ, अब आपके पास तो 2 केसेस है, कम ऑन राइट बोथ। नहीं मैम एक ही था, तो ओके राइट 1, लेकिन कैसे लिखना है आप गौर करिए, अगली लाइन छोड़ दिया। फिर केस का नाम मैंने लिखा रेक्स वर्सेस किलसैंड, एक स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकता है, इन द केस ऑफ यहीं पे लिख देगा रेक्स वर्सेस किलसैंड। मैंने देखा इतनी छोटी छोटी हैंडराइटिंग में लिखते जैसे बस मालूम नहीं खत्म करना है इसको, ये कोई तरीका है? कौन पढ़ेगा तेरा रेक्स वर्सेस किलसैंड, कौन पढ़ेगा? दिखाया ही नहीं है आपने टीचर को कि मैंने लिखा है।
आप ऐसे लिखो रेक्स वर्सेस किलसैंड और फिर देखो कमाल। एंड इफ यू नो 2 केसेस देन राइट लाइक दिस। मैम ये तो बहुत सारी लाइनें खर्च कर दी, फिर लाइनों की चिंता हो रही है। मतलब एंड से पहले लाइन का गैप, एंड के बाद लाइन का गैप, फिर केस का जो हैंडराइटिंग साइज है केस के नेम में वो डबल कर दो। बड़ा लिखते हो प्लीज और बड़ा मत करना, छोटा लिखते हो डबल कर दो। और फिर नंबर केस 1 केस 2, घायल हो गया पेपर चेकर। वाओ 2 केसेस, क्या कैंडिडेट है भाई साहब। मैं कहती हूँ आपने एक भी दिया रेफरेंस में तो भी छा जाओगे। जहां दूसरे के 4 में से 3 आ रहे होंगे सेम कंटेंट के साथ, सिर्फ केस का नाम रेफर करने से यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4 एंड आई गिव यू द गारंटी कि ऐसा होगा। जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, आर यू गेटिंग। और उसके बाद ये एक और मैंने आपको दी है सलाह, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं उसको कभी भी स्टार्टिंग में मत करिए। दैट लीव्स अ वेरी वेरी नेगेटिव इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ पेपर चेकर कि ये बच्चा मार्क्स जोड़ने में लगा हुआ है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर रहा है, इसका मतलब है इसका कंसेप्चुअल नॉलेज स्ट्रांग नहीं है। यू अंडरस्टैंड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कभी कभी क्वेश्चन 1 मार्क वाले जो होते हैं हमारी नॉलेज बड़ी स्ट्रांग होती है तो हम सेंटी हो जाते हैं। सेंटिमेंटल होने से हम उस 1 मार्क के आंसर को भी हम बड़ा लिखते जाते हैं। पता चला हाफ पेज का लिख दिया, आपको 1 में से 2 दे देगा क्या इतना लिखने से? काय को लिखा? देयर यू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी, इमेजिन। और फिर समय खत्म हो जाएगा, घबराहट शुरू हो जाएगी, नर्वस हो जाओगे, आगे के क्वेश्चंस गलत शुरू कर दोगे। सो मेनी रीजंस आर देयर बिहाइंड दिस स्मॉल पॉइंट। इसलिए 1 मार्क क्वेश्चन हमेशा एंड में करना चाहिए, हमेशा, ताकि वक्त कम है। 2 लाइनें लिखी तब भी अगर ठीक लिखा 1 में से 1 ही देगा, टेंशन नॉट। मैम 2 लाइनें से, हाँ बेटा आपका आंसर ठीक होना चाहिए बस। आर यू गेटिंग। एक और वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें मैं बस आपको छोटा सा ये सिखाऊंगी कि करेक्ट इनकरेक्ट के आंसर्स कैसे हैंडल करते हैं, राइट। उसके बाद ये मैंने आपको पहले ही बताया, स्टार्ट न्यू क्वेश्चन फ्रॉम अ फ्रेश पेज और पार्ट्स में भी ऑन द सेम पेज, वो तो बता दिया। फ्रेश पेज पे हमेशा नया क्वेश्चन फ्रेश पेज पर ही होना चाहिए। मैम मैंने एक पेज पे काम किया और मान लो वो 1/4 पेज खर्च हुआ, सिर्फ 1/4 पेज खर्च हुआ, 3/4 तो अभी खाली पड़ा है। पीटीओ लिख, आगे बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे शुरू कर। मैं तो बोलूंगी क्लास टेस्ट दे रहा है, घर पे हो अपना मॉक टेस्ट दे रहा है, कोई भी टेस्ट दे रहा है, ऐसे ही करो, प्रैक्टिस करो बेटा इन चीजों की। बहुत वेस्टेज है, फिर वेस्टेज। प्लीज स्टॉप थिंकिंग अबाउट वेस्टेज। ओके, फिर उसके बाद ये शायद आप कर पाए शायद ना कर पाए, लास्ट पॉइंट आंसर लिख दिया, उसके बाद स्केल से एक लाइन डाल दीजिए। ये स्केल से करेगा प्लीज, पेन से करेंगे सीधा तो फिर थोड़ा गंदा आएगा, ब्यूटी नहीं खराब करनी है। अगर आप ये काम कर गए कि आंसर के बाद आपने लाइन डाल दी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कितना डिफरेंस आ जाता है। एक होता है हमने डाइनिंग टेबल पे खाना लगाया, डोंगे में सब्जी रखी, बहुत टेस्टी सब्जी है, और दूसरी टेबल पे हमने रखी वही सब्जी बना के, लेकिन उस पे हमने ऊपर से धनिया के पत्ते डाल दिए। अब आप फर्क समझ लीजिए, ये इतना बड़ा फर्क है। जहां आपने उसको ऊपर से थोड़ा सा खूबसूरत बना दिया, कुछ भी चीजें डाल के, ड्राई फ्रूट के पीसेस डाल के, धनिया पत्ता या जो भी तरीकों से आप करें, बड़े रास्ते होते हैं, तो उससे खाने वाले की जो टेस्ट बड्स हैं उसी वक्त काम करना शुरू कर देंगे। उसको देख के ही पानी आ जाएगा, भाई साहब ये तो बहुत यमी लग रहा है। और दूसरी टेबल पे जहां कोई ऐसा आपने ऊपर से नहीं डाला है, वहां पे ठीक है, खाना है खा लेंगे। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो जब आप एक लाइन डाल देते हो क्लोज करने के लिए, तो वो धनिया पत्ता की तरह काम करता है, या जो भी आप ऊपर डालते हो सब्जी के, राइट। हाँ, यहाँ पे जाके ये 26 पॉइंट्स खत्म होते हैं। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था, बीच में वीडियो पॉज करके लिखें या दोबारा वीडियो वॉच करें, दैट इज ऑल अप टू यू। लेकिन एक प्रॉमिस अपने आप को करिए, एक प्रॉमिस मुझे करिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर देती हूँ मैं आपको, इट इज 9911097193। इस पे बताइए कि मैम मैं ये प्रेजेंटेशन फॉलो कर रहा हूँ, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब हमेशा करूंगा। ओके, आप कहीं से भी पढ़े, मुझे व्हाट्सएप करके बताओ कि मैं ये प्रेजेंटेशन सीखा हूँ, फायदा हुआ है, एंड आई विल डू इट, आई प्रॉमिस। तो आपकी जिंदगी बदलने लग जाएगी। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, सभी बच्चों को पता चले कि क्या टैक्टिक्स है जिससे हम कमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड लक टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।